नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपन सर में। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में हम भारतीय संविधान या फिर यूं कहें कि पॉलिटी से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा से संबंधित कम से कम 90% जो आपको अंक दिलाने में सक्षम हो। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो उसके द्वारा ही जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपना प्यार देते रहिए और इसको और सब्सक्राइब कराकर और इसमें आप शेयर करके इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने में हेल्प करिए। तो आइए बिना इधर उधर बातों को किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा आपका बड़ा हो जाए, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपके 90% तक अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे वो इसमें ये कवर करेगा। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा कानून क्या है, वो है भारत का संविधान। अगर हम बात करें संविधान का तो इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के भीतर बनाकर पारित कर दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना, जब ये आपसे क्वेश्चन है कि इसको कब बनकर तैयार हुआ था, तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये लागू कब किया गया है, ये 25 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू हो गया था भारत का संविधान। इस तरीके से क्योंकि 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, तो भारत का यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ये बन के लागू हो गया था। सॉरी, पारित हो गया था, लागू तो बाद में हुआ है। तो क्योंकि बन चुका था 26 नवंबर को, इसलिए संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको बताना चाहिए कि संविधान सभा में जो अध्यक्ष थे, सभा के अध्यक्ष थे, वो श्री राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। लेकिन बी आर अम्बेडकर वो क्या थे, भारतीय संविधान के प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहे जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान विश्व के किसी भी जो गणतांत्रिक देश है उसमें सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जो एक एक लाइन है, हर लाइन टॉप इसमें आपको इंपोर्टेंट है, आप चाहें इसको नोट करिए, नहीं तो आप चाहेंगे अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका पीडीएफ फॉर्म आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो भारत के संविधान की अगर वर्तमान संरचना देखी जाए तो भारत के संविधान में एक उद्देशिका है, 25 भागों में लगभग बटा हुआ, ये 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और उसमें 5 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिसेस हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भारत का जो संविधान बना उसके रिसोर्स कहाँ से आए, कहाँ से भारत का संविधान के रिसोर्स लिए गए, कहाँ कहाँ से किस चीजों को लिया गया, क्या ये मौलिक था या कहीं से हमने उस पर क्या हुआ, हम किसी से प्रभावित हुए, वहाँ की अच्छाइयों को लेकर हमने किया है। तो कुछ क्रमांक रूप से मैं वहाँ के देशों के नाम लूंगा और ये अक्सर ही क्वेश्चन आता है पेपर में कि इस भारत का ये चीज कहाँ से ली गई है, ये संविधान में चीज कहाँ से ली गई। तो इन चीजों को गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया था। तो लगभग ज्यादातर चीजें हमने यहाँ से ली। और भारत शासन अधिनियम 1935 हमने क्या लिया है, संघीय तंत्र जो हमारा यहाँ पे है, केंद्र राज्यों में जो है वो यहाँ से लिया है। न्यायपालिका शक्ति यहाँ से मिली, लोक सेवा आयोग यहाँ से लिया। आपातकाल के जो इमरजेंसी प्रावधान होते हैं वो हमने यहाँ से लिए। राज्यपाल का कार्यालय यहाँ से कैसा होगा, यहाँ से लिया। राजनीति का आधारभूत ढांचा कैसा होगा और प्रशासन विवरण क्या होगा, वो सब यहाँ से लिया। तो ध्यान रखना, इसमें इंपोर्टेंट क्या होता है, इसमें तो आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए, तो आपातकालीन प्रावधान भारत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। अगर हम देखें कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, यहाँ से हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया है, एक तो मौलिक अधिकार लिए हैं। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय पुनर्वलोकन, यानी अगर न्यायालय अपनी कोई डिसीजन देता है उसमें बाद में चेंज करना चाहता है, वो भी यहाँ से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ से ली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया है। राज्यसभा में प्रधान सभापति लिए गए। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों को, न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। वित्तीय आपात देखना है, जो इसमें कौन से आपातवाद की, वित्तीय आपात यहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, राष्ट्रपति में संघ कार्यपालिका शक्ति होना, ये सारे हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए हैं। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें मौलिक अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जहां तक वो सारे प्रावधान जो कि इससे रिलेटेड है राष्ट्रपति से, वो हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। अब देखते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। एकल नागरिकता हमने यहाँ से ली है। विधि निर्माण प्रक्रिया हमने यहाँ से ली है। विधि का शासन कैसे होगा वो यहाँ से लिया है। मंत्रिमंडल प्रणाली ली है। परमाधिकार लेख लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं। दो सदन प्रणाली व्यवस्था यहाँ से ली है। चुनाव में सार्वजनिक जो सर्वाधिक मत पाता है उस पर उसको जीत निश्चित करते हैं, वो भी चीजें हमने कहाँ से ली है, यहाँ से ली है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि ज्यादातर संसदीय प्रणालियां कहाँ से ली, ब्रिटेन संविधान से।
पूर्व सोवियत संघ जो कि यूएसएसआर कहा जाता है, उससे हमने लिया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, उनके आदर्श हमने यहाँ से लिए हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे आता है कि आपातकालीन प्रावधान या मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। तो ये आएगा मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, 7वीं अनुसूची की जो संप्रति सूची का प्रावधान वहां से लिया है। प्रस्तावना की भाषा यहाँ से ली है। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध कैसा, वो चीजें ली हमने। और इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, चीजें हमने यहाँ से ली है। यहाँ पे आयरलैंड का भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आयरलैंड में इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो है वो हमने आयरलैंड से लिए। इस चीज को इंपॉर्टेंट याद रखना। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था एवं निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति की जो तरीके वो तो हमने अमेरिका से लिए, लेकिन वहां का उनका इलेक्शन कैसे होगा वो हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, वो यहाँ से लिया है। कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र व राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कैसा होगा, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय कैसा होगा, वो हमने कहा लिया, कनाडा से लिया। फ्रांस से हमने गणतंत्र व्यवस्था ली है। प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिया है। ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से ही शुरू हुआ था। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों में कौन सी शक्तियां रहेंगी और मौलिक अधिकारों को कितना रोका जा सकता है, उन्होंने कहा जर्मनी से लिया है। दक्षिणी अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन कैसा होगा, वो यहाँ से लिया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है, ये लिया। अगर हम मुझसे पूछे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है, आएंगे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एक तो अगर भारत शासन अधिनियम में आपातकालीन प्रावधान की बात आएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार की बात आई, कहाँ से ली है, ये चीज यहाँ पे आएगी। महाभियोग कहाँ से होता है, अमेरिका से आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से, तो इसमें इतना खास नहीं आया जाता है, इसमें एक का नागरिकता वगैरह है। तो मूल कर्तव्य में वो सोवियत संघ से लिए गए, ध्यान रखना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये भी हमने यहाँ से लिया है। अक्सर होता है नीति निषेध तत्व था, डीपीएसपी हमने कहा लिया, वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र कहाँ से लिया, वो फ्रांस से लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें क्या था ना, ऐसा था नहीं सारे सब लोग, उसमें कुछ कमेटी बनाई गई थी। तो कौन कौन सी कमेटी का कौन हेड कर रहा था, तो अभी देख के समझ सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो आपको बता देता हूँ। एक तो है नियम और संचालन समिति, किसके द्वारा चलाई जा रही थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा चलाई जा रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, उनके द्वारा चलाई जा रही थी। बाकी इसमें एक प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल चला रहे थे, उन प्रांतों के बाद बंटवारा इन्होंने किया है। संघ के बारे में जो भी जितनी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको देख रहे थे। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। झंडा समिति जे बी कृपलानी थे। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। परामर्श के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वोच्च न्यायालय एस भारताचार्य थे। मूल अधिकार की उप समिति वो देवी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक के एस सी मुखर्जी थे। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये है, संचालन समिति के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ या राज्य के मामले होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पास जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल पास जाएगी। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जब आपने संविधान के बारे में इतना जान लिया, तो आप देखिए संविधान में 25 भागों से ऊपर लिखा था, लेकिन उसमें टोटल 22 भाग थे, वहां करेक्ट कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 395 अब अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है भारत के संविधान में कितने भाग हैं, 21 हैं, 22 हैं, 23 हैं, 24 हैं, उसका आंसर कितना होगा, 22। कितने भागों में विभाजित है, वो 22 हो गया। कितने अनुच्छेद हैं, वो 395 है। और अनुसूचियां कितनी है, वो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो अब आर्टिकल, तो अगर देखें अनुच्छेद कितने क्या कहाँ कहाँ से भागों को अगर डिटेल में देखें, तो ये जो भाग है वो एक क्रम में है जैसे अनुच्छेद है, ठीक है। तो भाग 1 का संबंध है संघ और उसके क्षेत्र से, इसमें अनुच्छेद आता है 1 से 4। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित, जिसके अंदर आता है 5 से 11। भाग 3 है मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आते हैं 1200 से 35। ये ध्यान रखना है, आर्टिकल में इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर पूछ जाता है कि इस भाग में एक कितने, मतलब ये आपसे क्वेश्चन ही आ गया, भाग 3 किस किस आर्टिकल के बीच का है, तो 1235। भाग 4 है राज्य के नीति निषेध तत्व, इसमें 36 से 51 आते हैं। भाग 4 ए, जिसको बाद में जोड़ा गया मूल कर्तव्य, इसमें 51 ए आता है। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से है। भाग 7 7वां संशोधन द्वारा संविधान में 1956 द्वारा इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा भाग अब संविधान का हिस्सा नहीं है, 5, 6, 7, 8। तो उसका आंसर होगा 7, क्योंकि 7 अब संविधान का हिस्सा नहीं है, इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से है। भाग 9 पंचायत से है। भाग 9 है नगर पालिकाओं से, ध्यान रखना।
तो पंचायत के अंतर्गत ये जो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी है वो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। पंचायतें 243 से 243 ओ तक है, और ओ के बाद नया वापी, तो यहाँ से नगर पालिकाएं चालू कर दी। पहले गांव की पंचायतें हैं, फिर नगर पालिकाएं हैं, तो वो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। भाग 10 में एससी और एसटी के बारे में, क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, जो 244 से लेकर 244 ए तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच कैसे संबंध होंगे, वो 245 से 263 के बीच में बताए गए हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और कैसे वाद विवाद होगा, वो अनुच्छेद 264 300 ए तक है। भाग 13 में भारत के जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों के भीतर व्यापार कैसा होगा, वाणिज्य कैसा होगा, समागम कैसा होगा, वो 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन कितनी सेवाएं हैं, वो 308 से 323 के बीच में। इसमें एक नया जोड़ा गया भाग 14 है, इसमें ट्रिब्यूनल्स अधिकरण जोड़े गए, जो 323 ए से लेकर 323 बी तक है। तो ये अक्सर आते हैं ट्रिब्यूनल किससे संबंधित, तो इन चीजों को आप रटना पड़ेगा, इसमें थोड़ा समझिए और अपना लॉजिकली इनको रट लीजिए। भाग 15 में कैसे जो इलेक्शन होता है उसके बारे में बात की गई है, वो 324 से लेकर 329 ए तक है। भाग 16 में जो कुछ खास तरह के वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध से संबंधित हैं, ये 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 की बात की जाए जिसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है, वो 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध है, वो 352 से 360 है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है आपातकालीन उपबंध किससे कहाँ तक है, वो 352 से 360 है। भाग 19 थोड़ा ट्रिकी है, जो 361 से 367 के बीच में है। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है, संविधान का संशोधन 368 है, ठीक। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, वो 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ कैसे हुआ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन, वो 393 से 395 के बीच में। तो 300 ये भाग 20 याद रखना, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं, और अगर मूल संविधान में क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8, 9, 11, 12। तो मूल संविधान में मूल जो अनुसूचियां थी वो 8 थी, अब वर्तमान में 12 है। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान का जो संशोधन किया गया 1951 द्वारा, फिर 10वीं आई 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 11वीं आई 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और 12वीं आई 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से आई, वो है 73वें। 12वीं कौन सी आई, वो है 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 10वीं है 52वें 1985, और 51, और पहली है जो 9वीं है वो 1951। ध्यान रखिएगा, तो इन चीजों को और इंपोर्टेंट याद रखिएगा कि 9वीं और 9वीं पंचायत और नगर पालिका संबंधित है, ठीक है। सॉरी, अब अनुसूचियां नीचे हैं तो उनको नीचे देखेंगे। तो आपको ये बता दें, जो अनुसूचियां हैं वो एक क्रम में नहीं है, ऊपर वाले भाग थे तो क्रम में नहीं है, उनके आर्टिकल ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो उनको आप बस देखिए। जो पहली अनुसूची है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 दिए गए हैं, ये क्या करते हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कैसा होता है उसका ये वर्णन करेंगे। दूसरी अनुसूची में क्या होता है, जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते कैसे होंगे उनके बारे में बात की जाएगी। इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन भत्ते, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का विधान परिषद और सभापति का उपसभापति होगा उनके वेतन भत्ते, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और भारत के नियंत्रक मालेगा लेखा परीक्षक है उनके वेतन भत्ते इसके भाग ग में है। तो ध्यान रखना, पहली अनुसूची देश के राज्य के बारे में और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन करती है। दूसरा क्या करती है, इस राज्य को चलाने के लिए आपको चाहिए होंगे कुछ अधिकारी, तो उन अधिकारियों को अगर आपको क्या देना पड़ेगा, वेतन भत्ते। इसी क्रम में राज्य क्षेत्र को चलाने के लिए दूसरे नंबर पर रख दिया गया है दूसरी अनुसूची में उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, जिससे क्या होगा निश्चित उनको आय हो सके, तब वो क्या करेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्योंकि जब वेतन भत्ते आप उन्हें दोगे तो कुछ तो आप उससे बोलोगे आप ये करोगे, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो सदस्य हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि उनके लिए शपथ का प्रावधान किया गया है कि आपको कौन कौन शपथ लेनी, किसके प्रति आप निष्ठा रखनी होगी, ठीक। पहले क्षेत्र, फिर आपको वेतन भत्ते की बात हो जाएगी, फिर आप शपथ लीजिए। चौथी अनुसूची में क्या किया जाएगा, जब सारा काम हो जाएगा तो राज्यसभा में जो सीटें हैं उनके स्थानों का राज्यों और संघ राज्यों के बीच में कैसा बंटवारा होगा उनके बारे में बात की गई है, राज्यसभा की सीटों के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन होगा। पांचवी, ये बात समझ में आ गई, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित वो चौथी अनुसूची है। पांचवी जो अनुसूची है उसमें बात की जाती है जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र यानी एससी और एसटी जनजातियों वाले क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन कैसा होगा, उससे नियंत्रण कैसा होगा, इसमें बात की जाती है। और छठी अनुसूची में सिर्फ बात की जाएगी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। इसको याद रखने का सीधा तरीका होता है एएम और
असम, मेघालय और टीएम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। तो 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़ के बाद सारी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात की जाती है। और 6ठी अनुसूची में एएम और टीएम अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की जाएगी। 7वीं अनुसूची है वो सूचियों से संबंधित है कि संघ सूची कौन कितनी होंगी, राष्ट्र सूची कितनी होंगी और समवर्ती सूची कितनी होंगी, इसके बारे में बात की जाएगी। 8वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो उसमें जितनी राजभाषाएं हैं उनके बारे में बात की गई। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से जो अधिनियम होंगे उनको इसमें शामिल किया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 31 खास है कि भूमि सुधार के जो भी अधिनियम होंगे वो इसमें आएंगे। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून होगा, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़े गए हैं। जो अक्सर लोग दल बदल कर रहे थे उनको रोकथाम के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायत राज जिला पंचायत से संबंधित है, ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका का वर्णन किया गया है, ये 74वें कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से आपने भाग देख ली, टोटल 22 है, अनुसूचियां देख ली तो 12 है, किस किस अनुसूची में क्या क्या ये आपने देख लिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस सबको देखने के बाद में अब देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है इसमें, मतलब इस प्रस्तावना क्या है कि क्या होता है जब भी हम कोई एक पहले लिख लेते हैं, हमें बेसिकली बनाना क्या है। अगर हमारे पास गाइड वो सीधा टू द पॉइंट हो गए कि हमें ये चीजें अपने इसके अंदर लानी है, तो आसान हो जाता है किसी चीज बनाना। तो वही संविधान इसकी प्रस्तावना ने कार्य किया है। तो ध्यान रखना के एम मुंशी थे उनके सदस्य थे इसके संविधान सभा में, उन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है, ठीक है। तो राजनीतिक कुंडली अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है, वो है के एम मुंशी, उन्होंने राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है। तो अब देखते हैं प्रस्तावना में लिखा क्या है, और इसको लिखे जाने से ज्यादा आपको एक वर्ड अगर समझोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो भारत का जो संविधान है और देश का है, इसमें ये लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले इसको समझिए, यानी सारे लोगों की बात कही गई है, जो भारत में रहने भारत के लोग हैं उनको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारा देश क्या है अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी दूसरे विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ प्रभुत्व संपन्न का। समाजवादी मतलब क्या है कि हम समाजवाद की तरफ झुके हुए हैं, सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं। पंथ निरपेक्ष मतलब हम किसी भी पंथ धर्म से क्या है जुड़े नहीं है, हम हमारे लिए सब धर्मों से अलग है, हमारे लिए सारे धर्म बराबर है, निरपेक्ष हमसे, ठीक है। हम लोकतांत्रिक हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, चुनाव कराते हैं। गणराज्य है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका इतना तो समझ में आ गया। तो अब नागरिकों को क्या क्या बात की जा रही है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन आए कि कौन कौन से न्याय की बात कही गई है। तो इसमें न्याय की बात कही गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इन 3 न्याय की बात की गई है। अब आप रिकॉल करिए ये 3 न्याय आपने कहाँ से लिए थे, ये हमने लिए थे यूएसएसआर से, ठीक है। तो न्याय हमने किसकी बात की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मतलब इसमें क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से भारतीय प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक, या कुछ और चौथा वर्ड दे दिया तो वो अलग होगा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता हमें किस किस चीज की है, अपने विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब अपने क्या विचार होंगे क्या हम बोलेंगे उसकी स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना करने की हमें फ्रीडम मिली हुई है इसके द्वारा, ठीक है। समानता क्षमता किसकी बात होती है, प्रतिष्ठा और अवसरों के लिए हमारा बराबर क्या सम्मान हो और हमें बराबर अवसर मिले, इसकी समानता की बात की गई है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी कि अपना लेते हैं, अधिनियमित करते हैं, रूल बना लेते हैं और आत्म अर्पित करते हैं, अपने आत्मा में उतारते हैं। ये सारी बातें हमारी प्रस्तावना में की गई, तो इन पर ध्यान रखना। ये जो यहाँ पे है कि कौन कौन से न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की इसमें बात की गई है, ठीक है। तो अब बारी बारी से भारतीय संविधान के भाग देख लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या कहा गया है। तो इसमें ज्यादा आपको सारे नहीं देखने हैं, आपको 51 ए तक मूल कर्तव्यों तक भाग देखने हैं। तो इतने भी क्वेश्चन आपके फंस जाने चाहिए और यहाँ से आपको कम मेहनत में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरा, वैसे तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा पॉलिटी तैयार करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप इनको ले लीजिए, तो इससे आपको तैयार होने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 के बारे में। तो भाग 1 मैंने आपको बता दिया, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और इसकी डिटेल देखें तो पहले इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 है। तो पहले में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होंगे। अगर हम
इसमें अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है 2 और तीसरा, तो इसको आप ध्यान रखिए। अगर हम नए राज्यों का हम प्रवेश करते हैं बाहर से, जैसे हमने सिक्किम को किया अपने देश में, या फिर कोई नया राज्य बनाते हैं, जैसे उत्तराखंड बनाया था, झारखंड बनाया था, तो ये आएगा अनुच्छेद 2 में। और नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में अगर परिवर्तन करते हैं, 3 में आएगा, ठीक है। तो अगर हम बाहर से नए राज्य लाते हैं वो 2 में आएगा, अगर अपने अंदर उत्तराखंड, झारखंड ऐसे बनाते हैं वो 3 में आएगा, ठीक। जो पहले से हमको दोबारा से उनकी सीमाएं चेंज कर दी जाएं, उनके क्षेत्रों को अलग चिन्हित किया जाए और अपने देश के अंदर ही नए राज्यों का निर्माण कराएं, वो 3 में आएगा, ठीक है। देश से बाहर लाएंगे तो 2, और देश के अंदर करेंगे 3। पहले बाहर वाला देखो फिर घर वाला देखें, ठीक है, बाहर से निपटते हैं, ठीक है। और चौथे में क्या है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों में जो भी संशोधन होंगे, यानी कि संघ का नाम और राज्यों के अगर नाम चेंज होंगे, या 4 में कोई चेंज किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसके लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां क्या होंगी, बड़ा उपबंध इसमें लगे रहेंगे। पहली अनुसूची, चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और पारमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, संविधान संशोधन से नहीं माना जाएगा, इसमें ऐसी बात की गई है। इसमें 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, बाहर से राज्य लाएंगे तो 2 में, देश के अंदर चेंज करें वो 3 में, इनको याद रखना। ये हो गया भाग 1। अब बात करते हैं भाग 2 की। जो भाग आपका 2 है, जो वो बात करता है नागरिकता के बारे में, कि आपको नागरिकता, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, क्या होगा। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 505 से लेकर 11, 5 to 11। इसमें देखें, 5 बात करता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। 6वें बात क्या करता है कि अगर जो बंटवारा हुआ था उसमें जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनके बारे में नागरिकता का अधिकार कैसा होगा, उसके बारे में बात करेगा। 7 में बात करता है कि पहले जो बंटवारे टाइम पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान का कुछ फिर भारत में वापस दोबारा आए, तो उनके बारे में बात करता है। 8 में बात करता है ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में जो भारतीय मूल से संबंधित हैं, तो उनकी नागरिकता कैसी होगी। 9 के बारे में विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। इसमें बेसिकली नागरिकता के त्याग होने की बात की जाती है, देशीकरण द्वारा वगैरह जो भी आपको वंचित किया दिया जाए, जो भी किया जाए। तो इसमें 9 में क्या किया जाएगा, अगर आपने विदेश में नागरिकता हासिल कर ली है तो आपकी अपने यहाँ से नागरिकता कैसे हटेगी, नागरिकता को हटाने की बात कही गई है। भाग 10 में बात की गई नागरिकता के अधिकारों को कैसे बना रहेगा, इसके बारे में बात की है। भाग 11 में, सॉरी आर्टिकल सारे हैं, तो आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का फिर द्वारा विनियमन किया जाना, इस बात को आप संबंधित है, ठीक है। तो 5 आर्टिकल है कि नागरिकता, स्वतंत्रता के बाद आप नागरिक हैं तो बने रहेंगे। 6 में है जो पाकिस्तान है उनके बारे में। 7 में बोलोगे जो पहले पाकिस्तान गए फिर वापस इंडिया, उनके बारे में। 8 क्या है, जो भारतीय मूल से संबंधित यानी कि NRI है, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन लोगों के बारे में नागरिकता कैसे होगी उसके बारे में दिया गया है। 9 में दिया गया है लोग कैसे नागरिकता छोड़ सकते हैं। 10 में नागरिकता का अधिकार कैसे बना रहेगा, और 11 में बात की जाती है अधिकारों को विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा। तो ये सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड इतने भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिए, इसके आगे वाले अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न आता है। तो भाग 3 है, ये मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार इसको जाना जाता है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। तो इसमें बताते हैं भारत के संविधान का जो भाग 3 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्यों इसको संज्ञा दी गई, क्योंकि मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह एक प्रमाण पत्र था, एक प्रपत्र था, जिसे इंग्लैंड के जो किंग जॉर्ज थे उनके द्वारा 1215 में जो सामंती लोग थे वहां के, उनके दबाव में जारी किया गया था। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रमाण पत्र इसको माना जाता है। तो कुछ भी नया होता है उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसमें मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात की गई, तो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा था, तो इसलिए भाग 3 में भारतीय जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की बात की गई है, इसलिए इनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और एक चीज आपको और बता दें, जो ये मूलभूत अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक अधिकार किससे संबंधित है, वो किनसे है, मौलिक अधिकार से, राजनीतिक अधिकार इनसे संबंधित है। अब देखते हैं कि इनमें आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 12 में परिभाषा दी गई है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, वो राज्य के अधीन आएंगे। और भाग 13 में मूलभूत अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब इसमें क्या है, भाग 13 ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि अगर मौलिक अधिकार और किसी भी दूसरी विधि में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मौलिक अधिकार ऊपर रहेगा। इसके इसमें ये प्रावधान आर्टिकल 13 में लिखित रूप से मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, ठीक है। तो आप देखिए 12 में परिभाषा है राज्य के, जिससे राज्य माना जाएगा। भाग 13 में मूल अधिकारों से जो असंगत होगा उसके बाद अलग करने की बात की गई है। फिर 14 से लेकर आगे स्टार्ट हो जाते हैं अधिकार। तो सबसे पहला बता दें अधिकार कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक है। तो इस तरीके से हमारे पास
मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं और उनके बारे में अलग-अलग हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल आपका 14 से 18 तक है, किसकी बात करता है? ये समानता के अधिकार की बात करता है। तो 14 में विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे, इस बात को कहा गया है। आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, इसमें इस बात की बात की गई है। उसके अलावा भाग 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है। भाग 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा, क्या छुआछूत चीजें उनको हटाने की बात की गई है। और 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है। मतलब इसमें क्या है कि आप कोई टाइटल नहीं लगा सकते हैं आप अपने ऊपर, सिवाय जैसे आप अगर कोई डिग्री शिक्षक हैं तो वो लगा सकते हैं, बाकी ऐसा अपने नाम कहेंगे कोई भी टाइटल नहीं लगा पाएंगे। इसमें इस बारे में बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान आदि के वेद की बात कही गई है। इसमें आगे से कुछ थोड़े सब पार्ट हैं, लेकिन अब मेन ये डिटेल में तो बहुत कुछ बताने को है, ठीक है। आइए बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। ये आर्टिकल 1900 और 22 के बीच में है। तो 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसमें कहीं भी रहने की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण आप कोई भी आप हड़ताल कर सकते हैं, मतलब आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, वो कोई भी आप क्या कर सकते हैं, आजीविका चुन सकते हैं, उसके इसमें अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसमें कुछ रोक भी लगाई गई है, जहाँ पे कुछ आपको तर्कसंगत आपको चीजें रोकी गई हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में इसमें संरक्षण दिया गया है कि अगर आप अपराधी साबित होते हैं, उसमें उसमें कौन कौन से आपको चीजें मिलेंगी, वो बात कही गई है। 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें आपको प्राण की रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी हो या आपको निरोध किया जाए, उससे कैसे संरक्षण मिलेगा, कैसे आप अपने वकील लग सकते हैं, उसके बारे में उसकी बात कही गई है। आइए बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 23 और 24 के मध्य में है। तो 23 के अंदर क्या होता है, अगर मानव के और उसका और उन कुछ लोगों का दुर्व्यापार किया जाता है, उनको बलपूर्वक क्या किया जाता है, उनको श्रम करवाया जाता है, उनको कुछ चीज़ों में उनकी अवैध तस्करी की जाती है, वो रोका जाएगा आर्टिकल 23 में। अगर बच्चों का किसी कारखानों में और ऐसी जगहों पे उनका नियोजन किया जाता है जो काफ़ी संकटमय चीज़ें हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी भट्टी में, तो वो किससे रुकेगा? 24 से। तो 23 है मानव और उसकी तस्करी संबंधित, 24 है बच्चों से संबंधित, ठीक। अब बात करते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है, वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, वो अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में है। तो धर्म की स्वतंत्रता के अगर अधिकार की बात की जाए तो 25 के अंतर्गत क्या है, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसको अंतःकरण कर सकते हैं, उसको आचरण में ला सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 26 में क्या है, आप धार्मिक जो धर्म अपना रहे हैं उसके धार्मिक कार्यक्रम को प्रबंधित करने के लिए आप स्वतंत्रता है। 27 में अगर किसी विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए अगर आपसे कर मांगे जाए, खासकर जैसे मान लीजिए अब पूरे इंडिया में बोला जाए कि नहीं हिंदू धर्म बढ़ाना है, उसके लिए हमें टैक्स चाहिए, मुस्लिम धर्म बढ़ाना है, उसके लिए टैक्स चाहिए, तो उसके बारे में आपको क्या स्वतंत्रता है, आप वो नहीं देंगे। हाँ, अगर फीस ली है, टैक्स और फीस में अंतर क्या होता है? फीस क्या होता है, आपको जो सेवाएं दी जाती है उसका चार्ज है। हो सकता है आपको कहीं कुंभ में गए तो आपसे फीस ली, तो वो धर्म को बढ़ाने के लिए, वो वहाँ पे कोई सरकार जो चीजें प्रोवाइड करा रही है उसका ये फीस है। तो आप टैक्स रोक दिया जाएगा, फीस ली जाएगी, इसमें ध्यान रखना। यहाँ करों को ना देने की बात कही गई है, तो ये मनाही है यहाँ पर। 28 में बात की गई है, जितने भी शिक्षा संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा देने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में आपसे जबरदस्ती बोला जाए नहीं आप सिर्फ यही धर्म चलाएंगे, वो आप नहीं। हाँ, अल्पसंख्यक अगर कोई क्षेत्र मदरसे लगाता, चर्च लगाता, तो वहां अगर होता है तो वो कर सकते हैं। अगर अल्पसंख्यक संबंधित नहीं है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में आपको बाकी धार्मिक उपासना में धार्मिक शिक्षा ना लें, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अगर अधिकारों की बात की जाए तो आर्टिकल 29 और 30 में यहाँ पर भी अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने की बात की गई है। तो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। और 30 में वो ऐसी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, जहाँ अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार रहे, जहाँ तक लोग अल्पसंख्यक रहे, जैसे मदरसे की स्थापना कर सकते हैं। वो चाहें तो वहाँ पर 100% केवल मुस्लिम लोगों को ही लेंगे, तो उसमें आप ये नहीं बोलेंगे कि हम तो यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनको ये यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है। पहले जो आर्टिकल 31 था वो पहले था, उसको हटा दिया गया। इसमें इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जो था कि आपके पास अगर जो प्रॉपर्टी है तो उसका आप मालिक बने रहेंगे, लेकिन जब आपको रोड बनाने कुछ बनाने सरकार चाह रही है यहाँ से रोड निकले, आप बोल नहीं है तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम तो देंगे नहीं। उसी को देखते हुए इसको पहले शामिल कर लिया गया था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में हुआ था, इसके द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके आप क्या है
कानूनी अधिकारी हैं, लेकिन आप मौलिक अधिकार आपका नहीं है। यानी कि आप क्या, सरकार अगर आपसे कुछ चीज़ हड़पती है तो कानूनी रूप से आप जाएँगे तो आपको मुआवज़ा मिल जाएगा, बल्कि आप ये नहीं कह सकते। मौलिक अधिकार होता तो आप छीन नहीं सकते थे, या वहाँ पे कोई रोड बना था ले नहीं सकते थे, इसलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 31 का खा का घा को हटा ही दिया गया है। तो बाकी 3 को देखें, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उत्पन्न करने वाली विधियाँ हैं। कुछ 31 खा में कुछ अधिनियमों विनियमों की विद्यमान प्रक्रियाएँ हैं, और 31 गा में कुछ निर्देशक तत्वों के प्रभाव वाली विधियों पर व्यावहारिक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है संविधान। अगर क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा, ये अम्बेडकर जी ने भी कहा कि संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल से, वो है आर्टिकल 32, क्योंकि इसमें क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर आपको कोई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और आपको लग रहा है कि अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और आपको इन अधिकारों के बारे में आप बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा क्या करेगा, आपके मौलिक अधिकार दिलाएगा। और अगर हाई कोर्ट है तो वो 226 के द्वारा भी इसके बात करता है। और ध्यान रखना, इन्हीं अधिकारों के दम पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कुछ रिटें डालता है। उन रिटों के नाम आते हैं, ध्यान रखना। 5 प्रकार की रिटें होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा इसको जारी करता है। अगर रिटों की बात की जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो इन ये 5 टाइप के जो ये रिटें हैं वो सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के माध्यम से देता है। तो आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दें, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, इसको हैबेस कॉर्पस बोलते हैं, कि आप क्या है कि जिसको बंदी बनाया गया उस जज के सामने आए। परमादेश का मतलब क्या होता है, जज आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट वाले कि आपको ये कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है, अगर आप उसके लिए हैं बने हुए हैं। और फिर है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या करता है, ये रोकता है सुप्रीम कोर्ट। और उत्प्रेषण क्या करता है, अगर कोई काम हो गया है तो उसको बारे में खत्म करने में चाहता है, उसको सुधार करिए। और अधिकार परीक्षा ये पूछता है, अगर आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया तो आप क्यू वारंट, उसका इंग्लिश है, तो अधिकार परीक्षा आपको किसने अधिकार दिया ऐसा करने के लिए, ऐसे ही बात इसमें होती है। 33 में बात की जाए, इसमें क्या है, जितने भी अधिकार दिए गए हैं ये सारे अधिकार जो फोर्सेस होते हैं उनको आज लागू करने में उसमें संसद की शक्ति दी गई है, कि फोर्सेस जो होते हैं, आपके आर्म फोर्स वगैरह है, पुलिस वगैरह है, उनको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे उसका संसद कर सकती है आर्टिकल 33 के द्वारा। और जो सेना होती है उसमें कौन कौन से अधिकार वंचित रहेंगे, वो 34 के द्वारा होती है। और 35 द्वारा इस भाग के उपबंधों को प्रभावी बनाने का जो विधान तरीके हैं वो 35 के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीपीएसपी की, जो कि भाग 4 का हिस्सा संविधान के। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाएगी, तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जैसे आपको 12 में मौलिक अधिकारों में परिभाषाएं दी गई थी, तो उसका ट्रिपल कर दो 36। तो यहाँ पर भी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषाएं दी गई हैं, तो आपको बता दें वहां पर वो राजनीतिक अधिकार थे। तो इन सिद्धांतों का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, ये जरूरी है। मौलिक अधिकारों को आप कोर्ट में जाकर आप परिवर्तन करा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप नहीं ले सकते हैं। इसका इसमें दिया ही गया है, इसी में दिया गया है। तो यार ध्यान रखना है, आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये राज्य को कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, फ्यूचर में कैसा हम राज्य आगे जाएगा, उसके बारे में इसको आपको क्या किया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कुछ उसी को पालते हुए सरकार कुछ नए नियम भी बनाती रही है, उनको चेंज करती रही है, ठीक है। तो ये सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। तो अनुच्छेद 36 में इसमें परिभाषा दी गई है। 37 के अंतर्गत ये बोला गया है इस भाग में अंतर्विषय तत्वों को लागू होना, कि इसको कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते इसको लागू कराने की, ये वाली इसमें बात कही गई है। 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, तो ठीक इसमें बोला गया कि अब राज्य का कर्तव्य है कि लोक कल्याण करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे, इसमें इस वाली बात को कहा गया है। इसके अलावा 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बताए गए, उनकी सहायता बात की गई है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ये अक्सर आता है 39 का द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सबको एक अच्छा एक समान न्याय मिले। और अगर जो सक्षम नहीं है, न्याय जो वकील हायर नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे उनको निःशुल्क विधिक सहायता मिले, इसका प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतें बनाई गई, वो 40 के आधार पर बनाई गई है। 41 में बोला गया कुछ दिशाओं में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो आपको पता होना चाहिए काम का अधिकार को लेकर यहाँ पे मनरेगा लगाया गया है। शिक्षा का अधिकार को लेकर सभी सारे जो सब पढ़े वाला वो चलाया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लगातार क्या होता है, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। वो इसी का ही क्या है, इसी को आगे बढ़ाकर बात कल्याणकारी काम किया गया है। 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया कि आप जो कहीं भी फैक्ट्री वगैरह कहीं काम करते हैं तो आपको न्याय संगत वहाँ पे आपको रुपया मिले और अच्छी दिशाओं में काम करने मिले, साथ ही साथ प्रसूति सहायता मिले। आपने देखा होगा तभी आपको
जो कभी पितृत्व, अब तो पहले मातृत्व अवकाश था, शायद 26 सप्ताह का है या 28 महीने के लिए, नहीं इसी के आसपास है। तो अब अब पितृत्व अवकाश की बात की जा रही है कि क्यों अकेली महिलाएं क्यों पाले, पुरुष भी जाकर उसे पाले। अनुच्छेद 43 में जितने भी काम करने वाले हैं उनकी मजदूरी उसको तय किया जाता है। 43 का के अंदर उद्योगों के में जो लोग काम करते हैं उनको भाग लेना कैसे क्या हो, उसके बारे में बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। 44 में नागरिकों के एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। 45 के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं, बालक नहीं बालिकाएं भी शामिल हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बंद किया गया है। वही अब कर दिया गया है सब आपको। 46 में जो भी SC हैं, ST हैं, या जो भी अन्य दुर्लभ वर्ग हैं, महिलाएं वगैरह हैं, या जो भी कमजोर लोग हैं, उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का उनको लगातार वृद्धि करना। उनमें अर्थ मतलब क्या है, उनको इनकम आए। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने का लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। इसी के अंतर्गत आपने देखा हो मिड डे मील जिसको पोषण आहार का नाम दिया जा रहा है, वो इसके अंतर्गत चलाया जाता है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन की बात की गई है। 48 का में सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण और उसको संवर्धन करना, वन का वन जीवों की रक्षा करना, ये बात की गई है। आजकल क्लाइमेटिक चेंज में सबसे ज्यादा चीजें यही देखी जा रही है, हमने पहले इसका निर्णय लिया था। 39 में जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारक हैं, लाल किला है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, इनके आबकारी का संरक्षण करना, स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करना सरकारी चीजों का, इसमें बात कही गई है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी एक दूसरे के ऊपर कोई अपना दबाव न डाल सके, इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग कर दी गई है, और कार्यपालिका में फिर विधायिका अलग है। और 51 में हमने न केवल अपने देश के बारे में सोचा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी बढ़ोतरी हो सके उसके बारे में बात की जाए। हम शुरुआत से ही शांतिप्रिय देश थे, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, आप इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर लोग यहाँ को नहीं देखते हैं। अब इसमें ये भी देखेंगे तो भाग जो 4 के बाद 4A है, ये इसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, ये अनुच्छेद 51A से है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, इसको ये क्वेश्चन आएगा, क्या मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के बनने टाइम हिस्सा थे, तो इसका आंसर होगा नहीं, उस टाइम हिस्सा नहीं थे। जब आपातकाल लगा 1975 में, उसके बाद इसमें भाग 4A जोड़ा गया, जो कौन सा संविधान संशोधन है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसको 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पर इसको मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। इस चीज को आप ध्यान रखना कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे, मूल संविधान में ये नहीं थे। एक तो यहाँ पे आंसर हल हुआ। दूसरा अगर क्वेश्चन ये आता है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य बनाए गए, वो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर। तो वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्यों हेतु सिफारिश के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकताओं पर सिफारिशें करना था, क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर लोगों को अधिकार तो मिल गए थे, आपको ये करने का अधिकार है, वो करने का अधिकार है, ये इससे आपको अधिकार मिलेगा, लेकिन हमारे तो कुछ कर्तव्य, हम क्या करें। अगर हमारे घर वाले हमको पढ़ाते हैं, रुपया देते हैं, तो ठीक है, वो हमारा अधिकार है, रुपया दे दो हमें पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है पढ़ के दिखाएं। तो वही ना, तो कर्तव्य की बात की गई थी। तो आप जी और ये बता दें कि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन में टोटल 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का अवधारण तो रखा गया था, किंतु मौलिक कर्तव्य उसमें शामिल नहीं थे, मैंने आपको बता दी। लेकिन उस टाइम 10 थे, प्रेजेंट टाइम में 11 है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक अधिकार हैं। तो 10 तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आ गए थे, लेकिन जो 11वां मौलिक अधिकार है, उस 11वें मौलिक अधिकार को जो कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसको वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। इस अपने पालक शिक्षा देने से संबंधित था, ध्यान रखना। 11वां मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया, वो वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य है, वो उसके द्वारा हमने जो उस टाइम पे USSR था, पूर्व सोवियत संघ था, उसके संविधान से प्रेरित होकर में दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार हमने मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, तो ध्यान रखना। DPSP जो बात है, ये हमने कहाँ से लिए, ये आयरलैंड से लिए, और मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, ये लिए हमने रसिया से, USSR यानी पूर्व सोवियत संघ से। तो देखते हैं हमारे कर्तव्य क्या क्या है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे आपसे कोई आपको दे देगा कि इसमें आप बताइए मौलिक कर्तव्य आपके कौन कौन से हैं, तो इनको आप याद रखिए। मौलिक कर्तव्य में कई बार क्या करता है, DPSP दे देता है और फिर बोलता है कि आप इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा हमारे नीति निषेध तत्व नहीं है, तो उसमें मौलिक कर्तव्य लगा देता है, तो उसमें आपको अलग छाटना होता है। तो इसमें क्या है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, यानी जो करना जहाँ पे लगभग लगाओ हमें करना है, तो वो चीज हमारे कर्तव्य है। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। इसलिए क्या होता है कि हम अपने संविधान का ध्वज वगैरह को सम्मान करते हैं, जमीन नहीं गिरने देते हैं, उनके लिए जिन लोगों ने त्याग दिया उनका हम सम्मान करते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं, कोशिश रखना और उनकी रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है।
और जब भी देश चाहे और उसे लगे कि इमरजेंसी आ गई, आपको देश की रक्षा के लिए आपको वहां पर सेवा देनी होगी, आह्वान किए जाने पर अब राष्ट्र की सेवा करना आपका कर्तव्य होगा। भारत के लोगों में समरसता, भाईचारा बढ़ाना, आपसी मातृत्व की भावना बढ़ाना, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर करना, इसका मूल हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ हमें इसलिए हुआ कि हमें धार्मिक रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करना चाहिए। हम सभी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक मिल कर रहें। ये हमारा इसमें लिखा है संविधान में। साथ ही साथ हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का करें सम्मान न करती हो, तो यानी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तो हमें स्त्रियों का सम्मान करना ये भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं केवल स्त्रियों का, स्त्री पुरुष का करें, पुरुष स्त्रियों करें, वो दोनों जरूरी है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि, विरासत को महत्व देना और उन्हें संरक्षित करना ये हमारा काम है। जैसे भारत में ये सबसे बड़ी बहुत दिक्कत वाली बात है कि हमारी जो प्राकृतिक पुराने हेरिटेज हैं, जो मानव निर्मित हैं, उनको हम इतना संरक्षित नहीं करते हैं, बल्कि हमें संरक्षण करने की हमारा कर्तव्य करना चाहिए। तोड़-फोड़ नहीं करनी चाहिए। वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उन्हें सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, ये हमारा कर्तव्य है। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन या सुधार की भावना का विकास करना, मतलब हमें इसमें कर्तव्य लिखा हुआ है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बार-बार अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ज्ञान के नए-नए अवसर मिले, उनमें सुधार करते रहें, ये हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक चीज़ों में तोड़-फोड़ ना करें, आग ना लगाएं, बसें ना तोड़ें, उनमें आग ना लगाएं, ये हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर पर उपलब्धि हासिल हो सके। यानी कि आप अपना भी प्रयास करिए, आपका भी विकास हो सके, आप भी क्या करें, एक्सीलेंस की तरफ जाएं, जिससे क्या हो, देश भी एक्सीलेंस की तरफ जाए। और 11वां जो इम्पोर्टेंट है, 6 से 11 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 86वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया था, ध्यान रखना। 6 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों को आप ये नहीं घर पे बैठा दो, उनको शिक्षा देना भी आपका कर्तव्य है, या ऐसी संविधान में ऐसा लिखा गया है। तो इसी तरह जो खास खास इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मुझे लगता था कि शॉर्ट में आपको कर सकते हैं, वो सारे इसमें कवर कर दिए गए हैं। उम्मीद है इसमें आपके पेपर में आप क्वेश्चन बनेंगे, आपसे थोड़ा समझ बढ़ेगी। इसी के साथ आज का क्लास और सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अध्याय के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।